Welcome to Kanamakan Group of Schools, proudly serving Mathura with 8 branches over 20,000 students. We provide world-class education to nurture future leaders. Looking for the perfect school for your child? Enroll today. Admissions are now open at all branches. Kanamakan Group of Schools, where excellence meets values. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मतलब जिनसे एक हम जैसे नॉर्मल लोग जान सकते हैं कि हमारा लिवर हेल्दी है या फिर नहीं है? लिवर जब भी हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो आपको सिंपल से सिंपल इंडाइजेशन हो सकता है, कमजोरी जैसा फील हो सकता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं, जॉन्डिस है, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, कमज़ोर रहना, केवल पेट फूलना, हाथ पैर पतले पतले हो जाना, किडनी ढंग से काम नहीं करना, पेशाब कम आना, ये सब चीज़ें हैं। कमजोरी तो सबसे मुख्य लक्षण है ही। सर, फैटी लिवर और सूजन आना लिवर में, क्या ये अलग अलग टर्म है या एक ही है? जी, फैटी लिवर होता क्यों है? जैसे मैंने बताया कि फैट डिपॉजिट होता है लिवर की कोशिकाओं के अंदर, तब वो फैटी लिवर होता है। खाल के नीचे, स्किन के नीचे जो चर्बी जमा हो रही है, पर केवल खाल के नीचे तो चर्बी जमा नहीं होगी, वो शरीर के अंदर है तो शरीर के अंगों पे जमा होगी। तो जैसे लिवर के अंदर जो चर्बी जमा हो रही है उसको फैटी लिवर होता है। हेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन, सूजन का मतलब कि वो लिवर हमारा बीमार है। तो जब भी जागरूकता फैलती है तो लोग डरने भी लगते हैं। तो वो जो डर है उसी को फार्मा इंडस्ट्री यूटिलाइज करता है आपको लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स बेचने के लिए। नमस्कार, यूनिक समय पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने लगता है और हमें मोटिवेट करता है कि हर बार हम आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आए। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं लिवर हेल्थ के बारे में। लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, लेकिन फिर भी हम लिवर हेल्थ को हमेशा इग्नोर करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। जैसे कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। ये सब हमने सुना तो है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं ये हम नहीं जानते। जैसे लिवर को हेल्दी कैसे रखें, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लिवर ट्रांसप्लांट कौन कौन कर सकता है, या एक्सरसाइज। बहुत से लोग कहते हैं हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है वो हम आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर नितिन गोयल से, जिनके साथ हम लिवर हेल्थ को लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे और लिवर रिलेटेड हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हमारा पूरा पॉडकास्ट ऐसा हो कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिवर से रिलेटेड जानकारियाँ उपलब्ध करा सकें। पॉडकास्ट कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं डॉक्टर नितिन गोयल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि लिवर की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें लिवर को हेल्दी रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पे काफ़ी सारे लोग लिवर को लेके बहुत परेशान रहते हैं। हर चीज़ के बारे में हम लिवर के लिए बहुत दुखी रहते हैं, लिवर ठीक काम नहीं कर रहा है। लिवर को ठीक रखना इसलिए ज़रूरी है, लिवर हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग है। 25% जितना भी खून हमारे शरीर में जाता है वो लिवर से होके जाता है। लिवर की ज़रूरत क्या है? जितना भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करने के बाद जो आंतों में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद खाना पहुंचता है लिवर में, और लिवर उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से ग्लूकोज में, फैट में, फैटी एसिड्स में या प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और वो अपने शरीर के काम आता है। यदि हमारा लिवर ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर में जितना भी परिवर्तन ग्लूकोज में या प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हो रहा है वो नहीं हो पाएगा और वो हमारे शरीर में कमजोरी की तरह से प्रेजेंट करता है। किसी भी लोगों का जिनका भी लिवर काम नहीं कर रहा है वो कहते हैं हमें कमजोरी जैसा फील होता है, इसलिए फील होता है कि हमें जितने भी ग्लूकोज या प्रोटीन्स बन रहे हैं वो सब नहीं बन पाते। दूसरा, प्रोटीन चूंकि सारा फॉर्मेशन लिवर में होता है तो प्रोटीन का एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, वो होता है इम्यूनिटी पावर, जो हम बोलते हैं आमतौर पे जनरल लैंग्वेज में। तो जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो भी लिवर में ही जनरेट होते हैं सारे। यदि लिवर हमारा ढंग से काम नहीं करेगा तो इम्यूनिटी पावर भी लोगों की कम होगी। तीसरा जो लिवर का सबसे अच्छा फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि जितने भी शरीर में विषाक्त पदार्थ हैं, जितने भी जहरीले पदार्थ हैं, या जो खाना पचने के बाद जो चीज़ें ऐसी गंदगी वाली चीज़ें हैं, वो लिवर इनको डिटॉक्स करता है और अपने तरीके से उनको शरीर के बाहर निकालता है। आमतौर पे लिवर का डिटॉक्स पित्त के रूप में बाहर निकलता है, पित्त के साथ वो बाहर निकलता है जो कि आंतों में चला जाता है। तो इसलिए लिवर का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। सर, जो हमारी गर्दन पे कई बार ब्लैक कलर की लाइंस हो जाती हैं,
तो क्या उनका लिवर से रिलेशन होता है कुछ? जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लिवर से रिलेटेड होते हैं। आमतौर पे हम काफ़ी बार देखते हैं लोगों के माथे पे काले के निशान होता है या गर्दन पे काला निशान होता है। यूजुअली ये जो काला निशान है वो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को दर्शाता है। मेडिकल लैंग्वेज में हम देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है इंसुलिन, जैसे हमारे सब लोगों के शरीर में इंसुलिन निकलता है जो कि ग्लूकोज को हमारे बाकी अंगों तक पहुंचाने के लिए काम करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है और यूज़ नहीं हो पा रहा है, जो कि हमारे आमतौर पे जो डायबिटीज़ वाले लोगों के सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज़ होने का। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वो दर्शाता है जो काले रंग के निशान होते हैं। यूजुअली देखा जाता है जब तक लोगों के काले रंग के निशान पड़ने होते हैं, आमतौर पे वो लोग मोटापे से ग्रसित भी होते हैं, धूम्रपान भी कर रहे होते हैं, डायबिटिक भी होते हैं, अल्कोहल भी ले रहे होते हैं और खाना पीना भी उनका गड़बड़ रहता है। उन्हीं लोगों में ज़्यादा ये पाया जाता है। और यदि ये काला रंग का निशान आना शुरू हो गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि लिवर में भी तकलीफ आना शुरू हो गई है। तकलीफ का मतलब केवल फैटी लिवर से नहीं है, फैटी लिवर अच्छी खासी ग्रेड में वो पहुंच चुका होता है। और जब फैटी लिवर अच्छी खासी ग्रेड में पहुंचता है तो लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो जिन लोगों की भी चेहरे पे, माथे पे स्पेशली और गर्दन पे काले रंग के निशान हैं, तो उनको लिवर का चेकअप जरूर कराना चाहिए, बाकी चेकअप्स के अलावा, ताकि हमें लिवर की सेहत का पता चले कि लिवर में तकलीफ तो नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें हैं मतलब जिनसे हम जैसे नॉर्मल लोग जान सकते हैं कि हमारा लिवर हेल्दी है या फिर नहीं है? ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं? देखिए, लिवर जब भी हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है तो आपको सिंपल से सिंपल इंडाइजेशन हो सकता है, कमजोरी जैसा फील हो सकता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हैं तब आपको जॉन्डिस होता है। यूजुअली जब लिवर डैमेज होना शुरू करता है तो आपको जॉन्डिस होना शुरू होता है, पेट में पानी भरना शुरू होता है, पैरों में सूजन आना शुरू होता है। पैरों में सूजन बहुत कॉमन है। काफ़ी लोगों की शुरुआत ही पैरों में सूजन से होती है कि पैरों में सूजन आना शुरू हुई, फिर पेट पे पानी भरना शुरू हुआ। जॉन्डिस है, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, कमज़ोर रहना, केवल पेट फूलना, हाथ पैर पतले पतले हो जाना, किडनी ढंग से काम नहीं करना, पेशाब कम आना, ये सब चीज़ें हैं। कमजोरी तो सबसे मुख्य लक्षण है ही। सर, फैटी लिवर और सूजन आना लिवर में, क्या ये अलग अलग टर्म है या एक ही है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, ये दोनों वैसे अलग अलग चीज़ें हैं। फैटी लिवर एक जनरल टर्म है जो कि हम जैसे कुछ भी खाना खा रहे हैं और मैं ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहा हूँ या ज़्यादा मिठाई या चीनी खाता हूँ और मेरे अंदर फैट ज़्यादा बन रहा है, तो जैसे यूजुअली लोग फैटी हो जाते हैं, ओबीज होते हैं, मोटापा लोगों को हो रहा है, तो जैसे खाल के नीचे, स्किन के नीचे जो चर्बी जमा हो रही है तो मोटापे उसको बोल रहे हैं। पर केवल खाल के नीचे तो चर्बी जमा नहीं होगी, वो शरीर के अंदर है तो शरीर के अंगों पे जमा होगी। तो जैसे लिवर के अंदर जो चर्बी जमा हो रही है उसको फैटी लिवर बोलते हैं। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी बाद में। लिवर में सूजन क्या है? फैट डिपॉजिट होने की वजह से भी सूजन आ सकती है, पर जरूरी नहीं है। लिवर में सूजन यूजली जो इसका मेडिकल टर्म है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लिवर में सूजन। सूजन का मतलब कि वो लिवर हमारा बीमार है। तो वो लिवर बीमार या हेपेटाइटिस क्यों होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो कुछ यूजुअली ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, वायरल जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, ये सारे वायरसेस होते हैं, इनकी वजह से हो सकता है। कुछ बैक्टीरियल कम है, पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। इस सीजन में बहुत देखने को मिल रहा है कि डेंगू के इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस बहुत हो रहा है। टाइफाइड में हेपेटाइटिस हो जाता है। कुछ उल्टा सीधा खाने पीने की वजह से, कुछ जहर कुछ लोग ले लेते हैं, जैसे रेड पॉइजन है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं हेपेटाइटिस होने के, पर फैटी लिवर और हेपेटाइटिस दोनों अलग चीज़ें हैं। आमतौर पे देखने को क्या मिलता है, लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपनी किसी भी पेट की बीमारी के लिए, उनका निकला फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2। तो जनरल पब्लिक में जो पूछते हैं लोग कि भाई क्या है हमारे अल्ट्रासाउंड में, तो लोग बोलते थे आपके लिवर में सूजन है, पर ये सही नहीं है। तो लिवर में सूजन मीन्स हेपेटाइटिस, ये बिल्कुल अलग चीज़ है और फैटी लिवर अलग चीज़ है। तो यूजुअली फैटी लिवर को जो लोग लिवर की सूजन बोलते हैं वो सही नहीं है। फैटी लिवर ज़्यादा डेंजरस है या फिर हेपेटाइटिस? नहीं, डेंजरस दोनों है, अपने अपने तरीके से देखा जाए। फैटी लिवर होता क्यों है? जैसे मैंने बताया कि फैट डिपॉजिट होता है लिवर की कोशिकाओं के अंदर, तब वो फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर होने के जो मुख्य कारण है, सबसे पहला जो कारण है वो है अल्कोहल। यदि मैं अल्कोहल कंजम्पशन 60 ml से ज़्यादा पर डे करता हूँ, या फिर मेरा लिवर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और मैं कितना भी फिर 60 ml की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि मेरा लिवर हेल्दी है तो 60 ml, और अनहेल्दी है तो मैं कोई भी अमाउंट कंजम्प करता हूँ, मैं 10 ml भी लेता हूँ तो भी वो फैटी लिवर कर सकता है। दूसरा, यदि मैं डायबिटिक हूँ, यदि मुझे डायबिटीज़ है, कंट्रोल है, अनकंट्रोल है, दोनों ही तरह से मुझे फैटी लिवर हो सकता है। तीसरा, खाने पीने की वजह से, यदि मैं बहुत ज़्यादा मिठाई, चीनी, चिकनाई की चीज़ें,
बाहर बाजार की चीज़ें, जंक फूड्स, ये सब खाता हूँ तो मुझे फैटी लिवर हो सकता है। इसी से रिलेटेड यदि मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, पूरे दिन बैठा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, तो भी मुझे फैटी लिवर हो सकता है। फिर कुछ इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे हमने हेपेटाइटिस में डिस्कस किया, तो जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा, अपने कोसी क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस बी कभी कभी कहीं देखने को मिल जाते हैं, इक्का दुक्का। तो हेपेटाइटिस बी और सी के शुरुआती इन्फेक्शन में फैटी लिवर होता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कीमोथेरेपी, यूजुअली हम नाम सुनते हैं, कैंसर में कीमोथेरेपी चलती हैं, तो कीमोथेरेपी की वजह से फैटी लिवर होता है। बहुत सारी साइकेट्रिक मेडिकेशन ऐसी हैं जो फैटी लिवर हमें करती हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो हमें फैटी लिवर करती हैं। तो फैटी लिवर होने के बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, फैटी लिवर से हमें दिक्कत क्या है? यूजुअली जब फैटी लिवर होता है, जैसे यूजुअली हम लोग अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में देखते हैं फैटी लिवर, तो केवल फैटी होना नुकसान नहीं है, पर फैटी लिवर की वजह से शरीर में दिक्कत क्या होती है कि लिवर के अंदर जितना भी फैट डिपॉजिट होता जाएगा तो लिवर टाइट होना शुरू कर देता है। उस कंडीशन को बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो लिवर फाइब्रोसिस एक्चुअली वो चीज़ है जो कि हमारे लिवर को डैमेज कर रही है। तो पहले फैट डिपॉजिट हुआ, उसकी वजह से लिवर टाइट होना शुरू हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस मतलब टाइट हो गया है। तो जो लिवर फाइब्रोसिस डेवलप हुआ है वो कन्वर्ट होता है लिवर सिरोसिस में, जिसको बोलते हैं हम लिवर हमारा डैमेज हो गया। तो केवल फैटी लिवर आ रहा है तो वो इसका मतलब है शुरुआती स्टेज है किसी भी बीमारी का लिवर से रिलेटेड। तो फैटी लिवर स्टेज पे यदि हम हैं तो हमें जागृत हो जाना चाहिए कि ये किस कारण से हो रहा है और इसका इलाज क्या है। क्योंकि हमको केवल फैटी लिवर से परेशान नहीं होना, पर फैटी लिवर हमारा लिवर फाइब्रोसिस और उसके बाद होने वाले लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट ना हो, उसका हमें ध्यान रखना है। कैसे बचें इससे? देखिए, बचने का सीधा सीधा तरीका है कि हमें सबसे पहले कारण पता होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के अंदर फैटी लिवर आता है तो हम उसका कारण पता लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लीन थिन व्यक्ति है, इसका मतलब खान पीन भी ठीक होगा, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डायबिटीज़ तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी सी तो नहीं है, अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें पता लगाना आवश्यक है कि एक्चुअल कारण क्या है फैटी लिवर होने का। बहुत सारे लोगों में एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों में एक से ज़्यादा कारण होते भी हैं। तो उन कारणों का हम निवारण करें। आमतौर पे प्रिकॉशंस हमें बहुत ज़्यादा अपनाने होते हैं। जनरल परसेप्शन आजकल ये हो गया है कि हम लोग दवाइयों पे निर्भर ज़्यादा हैं, खान पीन का कंट्रोल हम नहीं करना चाहते या एक्सरसाइजेज नहीं करना चाहते, चाहे कारण कुछ भी हो, हम बिजी बहुत हों या बिजनेस बहुत हमारा टाइम लेता हो या हम करना ही नहीं चाहें, पर दवाइयों पे निर्भर बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो पहले तो कारण हम पता लगाएं। यदि नॉर्मल खान पीन के बदलाव से, एक्सरसाइज से वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो उनको ठीक करेंगे। दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डायबिटीज़ का आदमी है तो उसको डायबिटीज़ की दवाई चलेंगी। हेपेटाइटिस बी सी इन्फेक्शन की वजह से फैटी लिवर है तो उसको हेपेटाइटिस बी सी के इन्फेक्शन की दवाइयाँ चलेंगी। किसी मेडिसिन की वजह से यदि फैटी लिवर हो रहा है तो उन मेडिसिन को हटा के दूसरी मेडिसिन लिखवाई जाए। तो कारण पता लगे, उसको ठीक करें, परहेज करें। दवाइयाँ यदि फैटी लिवर के लिए कुछ आवश्यक हैं तो उन दवाइयों को लें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अच्छा जांचों की क्या आवश्यकता पड़ती है? केवल कभी कभी फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड से पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है। अल्ट्रासाउंड चूंकि एक सबसे पहली जांच है फैटी लिवर का पता करने के लिए, पर अल्ट्रासाउंड से यूजली केवल फैट डिपोजिशन पता चल सकता है। एक जांच होती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, उसको बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। मथुरा में यूजली फाइब्रोस्कैन अभी तक नहीं होता था, पर अब कुछ दिनों से मथुरा में भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके लिए आपको दिल्ली या आगरा जाने की आवश्यकता नहीं है। फाइब्रोस्कैन से एक्चुअली फाइब्रोसिस स्कोर पता चलता है। अल्ट्रासाउंड हमें बता देगा फैट डिपॉजिट है, पर यदि आपका लिवर टाइट है या नहीं वो अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता। तो हमें फाइब्रोसिस होने से पहले बहुत एग्रेसिवली ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या नहीं, तो अल्ट्रासाउंड से वो चीज़ें पता नहीं चल पाती। तो उसके लिए फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है। तो फाइब्रोस्कैन टेस्ट से हम चीज़ें पता लगा सकते हैं। और यदि फाइब्रोसिस हमारा एडवांस स्टेज में है या फिर सिरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस स्टेज का भी पता हमें फाइब्रोस्कैन से चल जाता है। कुछ खून की जांचें भी होती हैं, जैसे यूजुअली सब लोग कराते हैं LFT टेस्ट, सब जानते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में एक 3 कंपोनेंट उसमें होते हैं। पहला होता है बिलिरुबिन, जिसको यूजुअली हम लोग पीलिया बोलते हैं कि पीलिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो पीलिया तो आंखों से भी पता चल जाता है, जो बिलिरुबिन पे पता चलता है। तो उससे भी जरूरी टेस्ट उसमें होता है SGOT, SGPT। आपका लिवर कितना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका पता SGOT, SGPT नामक टेस्ट से भी लगाया जा सकता है। एल्कोहलिक पेशेंट्स में या फैटी लिवर वाले, फैटी फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स में यूजुअली SGOT, SGPT की मात्रा बड़ी मिलती है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो एक्चुअली इन चीज़ों से डर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पॉडकास्ट इंटरनेट पे अब अवेलेबल हैं। आप कोई भी ज्ञान इंटरनेट से ले सकते हैं, पर उसकी वजह से हो क्या जाता है, आदमी डर जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि डरना भी नहीं है। ऐसा भी ना हो कि हमें हो कुछ नहीं और हम परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गए लिवर को लेके।
तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे एसजीओटी एसजीपीटी की नॉर्मल वैल्यू होती है 0 से लेके 40 तक। किसी का 42 आया, 42 आया, तो वो लोग दुखी हो गए कि मेरा एसजीपीटी बढ़ गया, एसजीओटी बढ़ गया, मैं क्या करूं। तो आमतौर पे मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल साइंस में बोला जाता है कि एसजीओटी एसजीपीटी आपका डबल से ज्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट है। मान लीजिए 80 से ज्यादा जा रहा है तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, 80 से कम है मतलब डबल से कम है तो फिर वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो 42 तो बहुत कम हो गया, पर आमतौर पे लोग 65, 60, 70 ये वैल्यू लेके भी आते हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आप केवल लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करिए, खाने पीने का सुधार करिए, ये चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। पर खून की जांचें या इमेजिंग मीन्स अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन, दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं फैटी लिवर का पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है बॉडी के अंदर, फैटी है, फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड कराते भी हैं, फिर डिपेंड करता है अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी। मैं स्पेसिफिकली किसी का नहीं बोलूँगा, पर अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा, अल्ट्रासाउंड उसी सेंटर पे कराएं जहाँ पे एक्चुअल प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड करना बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड करना बड़ी चीज़ है। क्योंकि लोग पैसा खर्च भी करें, जांच भी कराएं, पता भी ना चले और फिर बाद में बीमारी बढ़ जाए, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छी जगह अल्ट्रासाउंड कराएं, जो लिवर के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों उनसे अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि हमें प्रॉपर पता चल पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने अभी डायबिटीज़ का जिक्र किया, तो क्या डायबिटीज़ और लिवर कनेक्टेड है किसी तरह? बिल्कुल, डायबिटीज़ फैटी लिवर का एक बहुत कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर है। डायबिटीज़ की वजह से फैटी लिवर्स होते हैं, और एक बीमारी है उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, नैश। अच्छा, और इससे थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं। लिवर की बीमारियों को हम आमतौर पे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो आमतौर पे शराब पीने की वजह से होती है लिवर में, और एक होते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो बिना शराब की वजह से होती हैं। तो शराब में तो केवल शराब है, बिना शराब वाली बीमारियों में डायबिटीज एक बहुत कॉमन बीमारी है, और जो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज में आता है। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज जब भी फैटी लिवर से फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो रहा है या इन्फ्लेमेशन उसमें लिवर में बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं नैश, NASH, नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। मतलब फैटी लिवर हमारा केवल डायबिटीज़ या इन्फेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया है कि वो फाइब्रोसिस में या फिर सिरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो बहुत मुश्किल की बात है। तो आज की तारीख में हम सारे लोग, जनरल पब्लिक क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा लिवर खराब शराब पी के होते हैं। ऐसा नहीं है, शराब पीने वालों से भी ज़्यादा लिवर डायबिटीज़ वाले लोगों के होते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट का भी आप डाटा देखें, जैसे हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट भी जितने लोगों के हो रहे हैं, मुझे लगता है 70 से 80% उसमें डायबिटीज़ वाले लोग हैं, नैश वाले लोग हैं जिनके लिवर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। अल्कोहल वाले लोग कम हैं, कारण उसमें कुछ भी हो सकता है। और जनरल पब्लिक में भी लिवर जिनके भी सिरोटिक हो रहे हैं, लिवर जिनके भी डैमेज हो रहे हैं, उसमें उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो डायबिटिक हैं। उन लोगों की तादाद भी है जो अल्कोहल लेते हैं, पर डायबिटिक वाले लोगों की तादाद उनसे ज़्यादा है। उसका दूसरा रीज़न भी है, जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उनको पता है कि हमारा लिवर खराब होगा, तो वो बीच बीच में हो सकता है कि छोड़ दे रहे हो या ट्रीटमेंट ले रहे हो। पर डायबिटीज़ वाले लोग इग्नोरेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से हमारा लिवर खराब हो सकता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है, तो वो तो मन में ये सोच रहा है मैं दवाई ले रहा हूँ, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। अब उन्होंने कभी चेक कराया नहीं या डॉक्टर ने करवाया नहीं, कोई भी रीज़न हो, और उनका लिवर यदि फाइब्रोसिस में गया, पता नहीं चला, फिर सिरोसिस में गया, पता नहीं चला, और फिर एकदम से डैमेज हो गया। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पहली बार कुछ लोगों को खून की उल्टी हुई, अस्पताल में भर्ती हुए, तब पता चला लिवर तो आपका डैमेज है। फिर बोलते हैं कि हमने तो साहब कभी शराब नहीं पी, हमारा कैसे लिवर डैमेज हो गया। तो उसका कारण होता है डायबिटीज़ की वजह से। नैश जो उसमें डायबिटीज़ की वजह से दिक्कत करता है लिवर में, तो उन लोगों में ये नैश की वजह से खराब होता है। तो डायबिटीज़ यूजुअली डायरेक्टली लिंक्ड है लिवर डिजीजेस से। सिरोसिस का आपने जिक्र किया, सिरोसिस क्या बीमारी है, क्या होता है उसमें? देखिए, आम भाषा में आप बोल सकते हैं लिवर डैमेज जो हो गया वो सिरोसिस बोलते हैं उसको। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, फैटी लिवर के बाद होता है लिवर फाइब्रोसिस। तो लिवर सिकुड़ना शुरू कर देता है, टाइट होना शुरू कर देता है। मान लीजिए आमतौर पे एक एडल्ट लिवर का साइज होता है वो 1500 ग्राम होता है, मतलब 1.5 किलो का लिवर होता है यूजुअली। फिर धीरे धीरे लिवर टाइट होना शुरू कर देगा, टाइट होना शुरू करेगा, श्रंक करना शुरू करता है, धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। तो जब वो सिकुड़न इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो फाइब्रोसिस वाली स्टेज से भी ऊपर निकल जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सिरोसिस। तो फाइब्रोसिस तक की अवस्था में बीमारियां केवल लिवर तक रहती हैं,
सिरोसिस वाली स्टेज में जब लिवर पहुंच जाता है तो वो बीमारी निकल के बाकी अंगों में आती है। परेशानी क्या होती है कि खून की नसें जो लिवर में खून सप्लाई कर रही हैं, अब लिवर सिकुड़ गया तो खून की नस उसमें प्रॉपर खून फेंक नहीं पाएगी। तो खून की नस का जो पोर्टल वेन जो खून की नस है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से बाकी अंगों पे फर्क आना लगता है। यूजुअली क्या होता है कि सिरोसिस वाले मरीजों में तिल्ली बढ़ जाती है, स्प्लीनोमेगेली जिसको बोलते हैं। आमतौर पर अल्ट्रासाउंड में उस चीज़ का पता चल जाता है। खून की नस जो पोर्टल वेन है वो फूली मिलती है, वो इसलिए मिलती है क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ गया है, लिवर में प्रॉपर खून पहुंच नहीं पा रहा, वो टाइट हो गया है। इसके अलावा किडनियों पे असर आना शुरू हो जाता है। खाने की नली के नीचे के हिस्से में खून की नसें फूल जाती हैं, या लैट्रिन के रास्ते के नीचे के हिस्से में खून की नसें फूल जाती हैं, जो कि एक बार फटेंगी फिर ब्लीडिंग होती है। बहुत सारे लोग सिरोसिस के ऐसे होते हैं जो ब्लीडिंग करके प्रेजेंट करते हैं कि एकदम से ब्लीडिंग हुआ और वो खून रुक ही नहीं रहा है, हमेशा मतलब 8-10 उल्टी हो गई, हर बार खून आया है, खून भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। एक तरीके से लिवर जो है सारे ऑर्गन से लिंक्ड होता है। सबसे मेन है। तो मेडिकल लैंग्वेज में लिवर को पावर हाउस भी बोलते हैं। तो लिवर इज पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। तो सारी जो ताकत है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि जितना भी ग्लूकोज जनरेशन है या जितनी भी साइकिल्स हैं जो हमारे डाइजेशन से लिंक्ड हैं, वो सब लिवर में होती हैं। तो सारा पावर लिवर से मिलता है। तो लिवर को हेल्दी रखना बहुत आवश्यक मोटापा और लिवर रिलेटेड है, क्या बिल्कुल। मोटापा लिवर पे इफेक्ट डालता है? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, मोटापा। मोटापा अपने आप में, जो पहले हम बोलते थे, जैसे हमारी माएँ भी बोलती थी कि लड़का हमारा पतला है, ये तो मोटा होना चाहिए, कैसा लड़का है, मोटा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, मोटापा अपने आप में, वो अब पहले जो ऐसे एक सिंबल बोलते थे कि खाते-पीते घर का बच्चा है, मोटा है, वो एक अब स्टेटस सिंबल नहीं है, मोटापा एक बीमारी है। तो मोटापे के संग दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, मोटापा केवल आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस को नहीं दिखा रहा है कि आप देखने में मोटे लग रहे हैं। आपके शरीर को अंदर से सारे अंगों को वो खराब कर रहा है। अब एक दूसरी बीमारी है, एक डिजीज़ है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सारी बीमारियाँ आती हैं जो कि हमारे मोटापे से, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना मोटापे की वजह से होता है, डायबिटीज़ होना मोटापे की वजह से होता है, थायराइड होना, हाइपोथायराइडिज्म जो थायराइड की कमी की वजह से होता है, वो मोटापे की वजह से होता है। स्लीप एपनिया करके एक बीमारी होती है जो लोगों को सीधे सो नहीं पाते, या सांस एकदम से रुक जाती है, सांस अटक जाती है, बहुत दुखी होते हैं, बाईपेप की मशीन उनको लगानी पड़ती है सोने के लिए, या बैठे बैठे सोते हैं। स्लीप एपनिया वो मोटापे की वजह से होती है। हार्ट अटैक होने की संभावनाएं मोटापे की वजह से होती हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो मोटापे की वजह से उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी बीमारियाँ, घुटनों में दर्द होने लगता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बहुत कॉमन बीमारी है आज की तारीख में, वो मोटापे की वजह से बढ़ती है। तो आमतौर पे मोटापे का इलाज आज की तारीख में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैं देखने में भद्दा लगता हूँ, या मेरी शादी की डेट आ रही है, या फिर मुझे सुंदर दिखना है। मोटापे का इलाज होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके सारे शरीर को खराब करता है। तो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मोटापा कम होना ज़रूरी है। मोटापे का डायरेक्टली लिंक लिवर से भी है। जैसे बाकी मैंने जो बीमारियां बताई, लिवर में जैसे जब भी हमें मोटापा होगा तो हमारा डाइजेशन पूरा गड़बड़ होगा, तो लिवर पे भी उसका असर आता है। तो फैटी लिवर होना शुरू होता है मोटापे में, फिर सेम साइकिल, पहले फैटी लिवर होगा, लिवर फाइब्रोसिस होगा, फिर वो सिरोसिस होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल मोटे थे, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, उनको कभी डायबिटीज़ नहीं हुई, खाना पीना भी हल्का खा रहे हैं मोटापा कम करने के लिए, उनको भी सिरोसिस हुआ। मोटापे की वजह से होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो डेवलप हो रहा है लिवर में मोटापे की वजह से, उसको रोकना बहुत ज़रूरी था, पर टाइम पे पता नहीं चल पाता। सबसे बड़ा दुख हमें जब होता है कि एक कोई मोटा व्यक्ति 35-36 साल की उम्र में आया और वो मेरे पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर में सूजन है। आपने उसका एवेल्युएशन किया तो पता चला इनको तो सिरोसिस है। अब एक बार सिरोसिस के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक बार आप सिरोसिस में पहुंच जाते हैं, आपका लिवर पहुंच जाता है सिरोसिस में, तो वो ठीक नहीं हो सकता। फैटी लिवर ठीक हो सकता है, एक तरीके से लास्ट स्टेज लास्ट स्टेज जैसी में हो जाता है। जाती है। तो फैटी लिवर ठीक हो सकता है, लिवर फाइब्रोसिस स्टेज में है तो भी ठीक हो सकता है काफ़ी हद तक, पर यदि सिरोसिस में पहुंच गए वो इरिवर्सिबल है। सिरोसिस पहुंचने के बाद फिर कोई यू टर्न नहीं है, फिर वो ज़िंदगी का अंत है। अब फिर आपको सिरोसिस के संग ही ज़िंदगी काटनी है, जब तक भी कटे, तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसका इलाज लिवर ट्रांसप्लांट होता है। अब वो अपने आप में बड़ी एक बड़ा प्रोसीजर हम्म। माना जाता है। तो इसलिए सिरोसिस से बचना बहुत ज़रूरी है, और बचने के लिए प्रिकॉशन, जैसे हम बता रहे हैं, खाने-पीने में आप कंट्रोल करें, मिठाई नहीं खाएँ, चीनी कम से कम प्रयोग करें। चीनी का बहुत क्रेज़ है, मतलब मथुरा में तो मैं कहूँगा मिठाई का ही बहुत क्रेज़ है, तो इतना क्रेज़ सही नहीं है। और दूसरी बात, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग गिफ्ट्स में, शादी-ब्याह में, घर रिश्तेदारों के घर ले जाने में मिठाइयों का उपयोग करते हैं, मैं कहूँगा मिठाई की जगह आप कुछ और चीज़ें उपयोग करिए।
आप स्नैक्स ले सकते हैं, आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, आप गिफ्ट ले सकते हैं, फल ले जाइए, सबसे बेस्ट फल है। आप फल ले जाना शुरू करिए। पहले भी पुराने ज़माने में 20 साल पहले भी कहाँ मिठाइयाँ ले जाते थे, सब लोग फल ले जाते थे। और वो सारा ट्रेंड चेंज हो गया है। तो मुझे लगता है कि वापस उसी ट्रेंड पे आना पड़ेगा। चीनी कम, मिठाइयाँ तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही बंद, अल्कोहल का सेवन नहीं करें, अपना डेली लाइफ रूटीन बहुत अच्छे से करना है, एक्सरसाइज शुरू करना है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद टहल लेते हैं, फैमिली के साथ टहल लेते हैं, सुबह शाम टहल लेते हैं। तो टहलना एक्सरसाइज नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, हम टहल के अपने मन में मान लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज आज की कर ली, पर टहलना एक्सरसाइज नहीं है। टहलना हो सकता है केवल आपके पाचन के लिए, केवल गैस आप पेट फूल रहा है उसके लिए ठीक है, एक जनरल बॉडी टोनिंग के लिए ठीक है कि आपकी बॉडी बॉडी टोन में बनी रहती है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है, उसके लिए एक्सरसाइज ठीक है, वो टहलना ठीक है। पर एक्सरसाइज का मतलब है एटलीस्ट फास्ट रनिंग, स्लो रनिंग भी नहीं, जॉगिंग भी नहीं, फास्ट रनिंग। एक्सरसाइज मीन्स कि फास्ट रनिंग। आप फास्ट रनिंग करने में जितना आपका एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, उतना एनर्जी किसी भी एक्सरसाइज में जाता है, दैट इज एक्सरसाइज। तो आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वो सेपरेट चीज़ है। पर यदि आप एक्चुअली हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको फास्ट रनिंग जैसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिम जाना भी जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं एक्सरसाइज मतलब जिम, नहीं। तो जिम जाना केवल एक्सरसाइज का परिचायक नहीं है। केवल एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, आप गली, घर के बाहर गली में 100-100 मीटर के 4 चक्कर लगा लीजिए, वो सफिशिएंट है आपके लिए। तेज भागिए, फास्ट कम से रनिंग कम बहुत इतना जरूरी है। जब हम हाँफने लगे। बिल्कुल, आपको पसीना आ जाए, आप हाँफने लगे, आपका जब आप हाँफेंगे आपकी पल्स रेट बढ़ेगी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आप आपके फेफड़े काम करेंगे, तो आप 50 बीमारियां तो आपकी ऐसे ही कम हो जाएंगी। और लिवर को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। अल्कोहल सर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्पेशली लिवर को, ये सब जानते हैं, जी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से जो अल्कोहल है वो हमारे लिवर को अफेक्ट करती है, क्या होता है? देखिए, बायोकेमिकली तो बहुत डिटेल हो जाएगा हम्म, कि यूजुअली अल्कोहल में कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि, देखिए जैसे लिवर का मैंने पहले भी बताया, लिवर का काम होता है डिटॉक्स करना। बॉडी में कोई भी जहर जा रहा है या कोई भी खाद्य पदार्थ जा रहा है, वो लिवर के अंदर जाके ही डाइजेस्ट होगा या एसिमिलेट होगा। तो अल्कोहल भी लिवर में ही जाके एसिमिलेट होगी। तो लिवर के अंदर जब भी अल्कोहल जाता है तो वो उसको ब्रेक करता है, तो उसका एक एल्डिहाइड करके कंपाउंड होता है, वो लिवर को डैमेज करता है। वो सारी चीज़ें लिवर के अंदर डिपॉजिट होती हैं, फिर उसकी वजह से फैटी लिवर होता है, और फिर द सेम साइकिल, फैटी लिवर, फाइब्रोसिस, देन सिरोसिस। लिव अच्छा, काफ़ी लोग बोलते हैं, जैसे इंटरनेट पे भी मौजूद है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं अल्कोहल का इतनी मात्रा तो हम ले ही सकते हैं, तो लिखा ही हुआ है डेली। वो तब है जब आपका लिवर बिल्कुल नॉर्मल है। मान लीजिए मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल है, फैटी लिवर ग्रेड 1 भी नहीं है, फाइब्रोसिस स्कोर इज 0, तो मैं अल्कोहल की 60 ml मात्रा डेली ले सकता हूँ। पर ये साइंटिफिकली प्रॉपरली प्रूवन नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा, और ये प्रॉपरली प्रूवन नहीं है कब तक ऐसा होगा, क्योंकि इस बात की संभावनाएं कम है कि आपका लिवर फैटी और किसी वजह से ना हो। मान लीजिए मेरा हेपेटाइटिस बी की वजह से भी फैटी और मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, तो ये डबल हिट हो गया लिवर के ऊपर कि हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की वजह से भी परेशानी हो रही है, और साथ में मैंने अल्कोहल ले लिया। और दूसरा मान के चलिए मैं बहुत खाना पीना पसंद करता हूँ, बहुत ऑयली खाता हूँ, या मैं बहुत कचौड़ी या इस तरह की चीज़ें खाता हूँ, या मैं बहुत मिठाई खाता हूँ, खाने पीने में भी मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता, ये दूसरा हिट। खाने पीने का पहला हिट, एक्सरसाइज नहीं करता दूसरा हिट, मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, ये तीसरा हिट लिवर पे पड़ा, साथ में मुझे डायबिटीज़ भी है, तो चौथा हिट। मान लीजिए हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो पांचवा हिट। तो ज़्यादातर लोगों में 3 या 4 या 5 हिट इकट्ठे लिवर में पड़ते हैं, तब जाके लिवर हमारा जल्दी डैमेज होता है। आमतौर पे पुराने ज़माने में, मैं कहूँगा 10 साल 15 साल पहले की भी हम बात करें, तो सिरोसिस स्टेज डेवलप होने तक यूजुअली लोगों की एज 60 65 70 तक होती थी। अब 30 से 40 के बीच में सिरोसिस के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। उसकी मैं तो कहूँगा प्रमुख कारण संपन्नता है। जितने लोग संपन्न होते जा रहे हैं, उतनी ही चीज़ें बहुत ही मात्रा में अवेलेबल होती जा रही हैं। अल्कोहल की कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, बस कमी एक ही चीज़ की है, वो है एक्सरसाइज। वो लोग कर नहीं रहे। तो सारी चीज़ें, सारी तरफ से, चारों तरफ से लिवर को घेर के मारने वाली बात है। तो चारों तरफ से सारे कारण हम में मौजूद हैं जो कि हमारे लिवर को परेशान कर रहे हैं। इसी वजह से कम उम्र में भी 35-40 साल में भी लोग लिवर सिरोसिस से एक्सपायर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तेल और घी सेफ है लिवर के लिए? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। काफ़ी बार क्या होता है कि जितनी भी मैं कहूँगा कि रिफाइंड कंपनीज हैं या घी तेल की कंपनीज है, जो अपने भी एडवर्टाइज करती हैं, वो लिवर हेल्दी, हेल्दी लिवर करके करती हैं, पर घी तेल खराब नहीं है।
रिफाइंड किसी भी मात्रा में आपके लिवर के लिए नुकसानदायक होता है। घी तेल खराब नहीं है, खराब क्या है? मात्रा। आप यदि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, मैं कहूँ घी तेल क्यों, आप कुछ भी कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो आपके लिए हमेशा नुकसान करेगी। तो घी तेल के संग यही दिक्कत है। अब मैं दाल में भी घी डालूँ, सब्जी में भी घी डालूँ, रोटी में भी घी डालूँ, पराठे भी घी में चिपड़ के लूँ और फिर मैं अलग से उस पे ऊपर मक्खन डाल के खाऊँ, तो हमेशा नुकसान ही करेगा। यदि हम कम मात्रा में घी तेल लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो डायरेक्टली वो लिवर को दुखी करेगा, क्योंकि पहले फैटी लिवर जनरेट होगा, फिर वो फाइब्रोसिस और सिरोसिस में जाएगा। जैसे गाँव वगैरह में घी का बहुत चलन रहता है कि घी हर चीज़ में ज़्यादा घी खाया जाता है, वहाँ का प्योर भी रहता है, तो क्या वो सेफ रहता है या नहीं? नहीं, देखिए, अब आपने जो गाँव की बात की, उसमें केवल घी नहीं है, वो आदमी मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें देखने के लिए। यदि मान लीजिए उसमें सीधे कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात है, बात घी की नहीं है। मान लीजिए मेरी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मैं पूरे दिन बैठा रहता हूँ, तो एक मेरी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 1700-1600 किलो कैलोरी पर डे की होती है। तो यदि मैं उससे ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करता हूँ, चाहे मैं ज़्यादा रोटी खा के करता हूँ, मिठाई खा के करता हूँ या घी खा के करता हूँ, तो वो कहीं न कहीं मेरी बॉडी में डिपॉज़िट होगा फैट के रूप में, और मैं मोटा होता जाऊँगा। मैं मोटा होऊँगा तो फिर मेरे लिवर पे भी डिपॉज़िट होगा फैट, वो फैटी लिवर बनेगा। गाँव का आदमी क्या कर रहा है, वो दिन में 2 बार खाना खा रहा है, चाहे वो घी से खा रहा है, वो गुड़ से खा रहा है या प्याज़ से खा रहा है, कैसे भी खा रहा है। पर वो कैलोरी उतनी ही कंज़्यूम कर रहा है, और कहीं न कहीं उससे ज़्यादा वो यूटिलाइज़ कर दे रहा है मेहनत करने में, तो उसका जो एक्चुअल डिपॉज़िट होना चाहिए, वो डिपॉज़िट नहीं है फैट। तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, बजाय केवल हम घी खाने से। क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ज़रूरी बात है। प्योरिटी, क्योंकि गाँव का आदमी यदि खुद उसके घर में गाय-भैंस हैं, वो खुद दूध निकालता है और खुद घी बनाता है, तो उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। पैकेट फूड्स में कहीं न कहीं मिलावट की अंदेशा रहता है, तो वो कहीं न कहीं नुकसान भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले रात का खाना खा लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों? और अगर जो लोग नहीं खाते, नॉर्मली हम लोग नहीं नहीं खा खाते, तो क्या नुकसान हो सकता है इसका? ये बहुत, मैं तो कहूँगा, कठिन सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत एग्ज़ैक्ट आंसर तो इसका नहीं पता है। बहुत सारे धर्मों में ऐसा मानना है कि सूर्यास्त से पहले लोग खाना खाते हैं। एग्ज़ैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता। पर एक जो जनरल बात हम लोग करते हैं कि बहुत लेट खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके जो शरीर का मेटाबॉलिज़्म है, जो शरीर को डाइजेशन सिस्टम है, वो सब स्लो होते जाते हैं रात होते-होते, क्योंकि बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। यदि हम रिलैक्सेशन के मूड में, मान लीजिए हमारा होटल बंद हो गया, मज़दूर सारे सो गए या सारे वेटर सो गए और हम होटल में जाएँ खाना खाने, तो हमें मिलेगा नहीं खाना। सेम चीज़ पेट के साथ है। हमने खाना तब खाया जब हमारे पेट की पाचन शक्ति सोई हुई है, तो पचेगा ही नहीं खाना। और ये हम डेली करते रहेंगे तो कभी नहीं पचेगा खाना। तो आम तौर पे जो लोगों को पेट फूलना, गैस की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन रहना, वेट बढ़ना, वो सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हमारे खाने-पीने का समय निर्धारित नहीं है। सूर्यास्त से तो मुझे जानकारी नहीं है, पर मेरा मानना ऐसा है कि सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले तक आपका खाना हो जाना चाहिए। एक तरीके से लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या-क्या सुपर फूड्स हो सकते हैं जिन्हें हमें खाना चाहिए और क्या-क्या चीज़ों को खाने की अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मैं इसमें थोड़ा एक जोक की तरह भी आप ले सकते हैं इसको। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेट से बीमार हैं, पेट में दर्द है, और फिर भी वो पूछ रहे हैं हमें क्या खाना है? तो मैं कहता हूँ कि खाने की वजह से तो ये हुआ है। तो आप ये पूछिए क्या नहीं खाना है? तो सुपर फूड्स बेसिकली ये इंटरनेट जनरेटेड टर्म है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे फूड्स ऐसे होते हैं जो लिवर को आपको हेल्दी रखते हैं। पर केवल हेल्दी रखने के लिए आपको कम खाना है। आप ये चाहते हैं कि आपका लिवर हेल्दी रहे, तो आपको खाना ही कम है। आपको ज़्यादा तो खाना कुछ है ही नहीं। दूसरा, कॉफ़ी, जैसे चाय कॉफ़ी बहुत कॉमनली प्रचलित चीज़ें हैं, तो कॉफ़ी लिवर के लिए हेल्दी होती है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके फैटी लिवर को डिज़ॉल्व करते हैं, फैट को डिज़ॉल्व करते हैं फैटी लिवर से। तो कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो आपके फैटी लिवर को हेल्दी रखते हैं। आप जितने भी ताज़ा फल खाते हैं या जूसेस पीते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके लिवर को हेल्दी रखते हैं। क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करें? यही सारी चीज़ें जो अभी तक हमने डिस्कस किया। आप अल्कोहल अवॉइड करिए, आप फैटी डाइट अवॉइड करिए, चीनी अवॉइड बाहर करिए। का खाना? हाँ, जंक फूड तो अवॉइड करना ही है, क्योंकि जंक फूड केवल लिवर से ही मतलब नहीं है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि आप हार्ट की बात करें, हार्ट अटैक की संभावनाएं आजकल इतनी कम उम्र में होने लग गई हैं। हार्ट के लिए भी जंक फूड बहुत नुकसानदायक है। बाहर के खाने में दो तरह से बाहर का खाना हमें नुकसान करता है। पहला तो उसका कैलोरी जो इंटेक हम उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी सारी चीज़, इतना सारा बटर, इतना सारा घी और सब सिका हुआ खाना, तला हुआ खाना हम खा रहे हैं,
एक तो कैलोरीज ज़्यादा पहुँच रही है, वो हमें नुकसान कर रही हैं। दूसरी चीज़ होती है हाइजीन। तो बाहर के खाने में भी हर जगह का आप नहीं खा सकते, तो हाइजीनिक खाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइजीनिक खाना हम नहीं खाएंगे तो फिर बार बार जो पेट में दर्द वाली दिक्कतें होती हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस होते हैं, तो वो बहुत कॉमन होते हैं। तो मथुरा में तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कॉमन है गैस्ट्रोएंटराइटिस, और उसका जो मेन कारण है वो अनहाइजीनिक फूड है। तो कम से कम खाएं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ना खाएं। कम मात्रा में खा सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका कम कितना कम है ना, कोई हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली कचौड़ी खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक कचौड़ी खा रहे हैं, उनको दस्त हो जा रहा है। हम्म। तो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर आदमी का ज़्यादा अलग है, हर आदमी का कम अलग है। तो बस अपनी लिमिट से खाएं, अपनी बॉडी को देख के खाएं, आपको क्या चीज़ें पच रही हैं, कितनी चीज़ें पच रही हैं, और कितना आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए खाने की, अपने देख के खाएं। कोशिश यही करें कि जीरो रखना है। 0.1 होगा तो चल जाएगा, जीरो रखने की हम कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। खाने के साथ पानी पीना चाहिए या नहीं? ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल सी चीज़ है, जिसका एक्चुअली मुझे लगता है कि किसी के पास सही जवाब नहीं है। हम्म। तो जैसे मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी पुराने बुजुर्ग बोल गए खाना खा के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे का गैप रखना चाहिए। तो पता नहीं ऐसा क्यों है, पर उसका जो मुझे लगता है कारण, क्या पॉसिबल कारण हो सकता है कि खाने के बाद क्या होता है, जैसे आप अच्छे से चबा के खाना खाते हैं, आपका खाना स्टमक में जाता है, पेट के अंदर जाता है, तो स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड, जो उस खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं उसी तुरंत पानी पीता हूँ, तो वो गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड डाइल्यूट हो जाएंगे, तो मेरा खाने का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये एक बेहतर साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हो सकता है इस चीज़ के लिए। पर इसके नुकसान क्या है? मान लीजिए मैं पानी पीता हूँ खाने के तुरंत बाद, जैसे ज़्यादातर लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं, तो इसका नुकसान क्या है ये नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता है, मैं क्योंकि खाने इसकी के साथ पानी पीती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, तो सबका अपना अलग सिस्टम है। तो पर इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि हम खाने के साथ कम पानी पिए या ज़्यादा पानी ना पिए, है ना। अच्छा, मोटापे के से ग्रसित जो लोग हैं उनको हम यही सलाह देते हैं कि आप खाने के साथ पानी पीजिए, क्योंकि आपका खाना कम डाइजेस्ट हो, कम लगे और आप पतले हो। अच्छा, मतलब मोटापा हाँ, कंट्रोल करने के लिए कर मोटापा कंट्रोल सकते करने हैं। के लिए आप कर सकते हैं। और दूसरी भी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे आमतौर पे क्या होता है, खाने के साथ सलाद खाने का चलन मथुरा में नहीं है ना। वो केवल शादी ब्याह की जो स्टॉल्स होती है केवल उसमें सलाद मिलती है, बाकी घरों में तो हम लोग सलाद खाते नहीं। हम्म। तो सलाद खाना चाहिए, पर कब खाना चाहिए? आमतौर पे क्या होता है, मान लीजिए हमारे घर में जो भी खाना बना, मुझे 4 रोटी जितनी भूख है, मैंने 4 रोटी खा ली, अब मेरा पेट भर गया। अब मान लीजिए उसके बाद मेरे पास सलाद की प्लेट आएगी, मैं सलाद खाऊंगा? नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, और सलाद जैसी चीज़ तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा पेट भरने के बाद। तो सलाद खाने का समय होना चाहिए खाना खाने से पहले। मान लीजिए मैं घर पहुंचा, मुझे लग रही है भूख, तो सबसे पहली जो प्लेट आनी चाहिए मेरे सामने वो आनी चाहिए सलाद की, और जब तक सलाद की प्लेट खत्म ना हो जाए, जब तक मेरे सामने खाने की प्लेट आनी नहीं चाहिए। यदि ये नियम हम बना लें, तो उससे क्या होगा, एक तो सलाद हम खाएंगे, आधा पेट आपका सलाद से भर चुका होगा, तो जो अब 4 रोटी की भूख है आपकी, वो 3 या ढाई या 2 रोटी तक पहुंच जाएगी, तो आप खाना भी कम खाएंगे, जो कि आपके जो कैलोरीज आप ज़्यादा ले रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है, वजन कम करने के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी उससे मिलेंगे, लिवर के लिए भी हेल्दी रहेगा। तो ओवरऑल हम देखा जाए, खाना खाने से पहले सलाद की एक प्लेट खाएं, सलाद की प्लेट खत्म होने के बाद, ये ना पासवर्ड डाला तो सलाद की प्लेट खत्म हो गई तभी वो खाने की थाली आएगी। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को आदत होती है खाने के साथ मिठाई खाते हैं, कुछ लोग तो शिकायत भी करते हैं साहब मिठाई तो चाहिए ही चाहिए, खाना तो पूरा ही नहीं होता। हम्म। तो मैं कहूँ उस आदत को छोड़िए, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाने की से हमने सारी कैलोरी ले ली, और मिठाई बहुत डेंस कैलोरी फूड है, तो मिठाई लेके आपने वो डबल कर लिया। तो आमतौर पे हो यही रहा है, मैं तो कहूँगा अपने पूरे ब्रश क्षेत्र में, कि मान लीजिए मेरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यदि 1700 किलो कैलोरी है, तो मैं पूरे दिन में 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार किलो कैलोरी तक का खाना खा रहा हूँ। तो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मैं कैलोरी ले रहा हूँ, इसलिए हम लोग मोटे हो रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा इंडिया के लोग मोटे हो रहे हैं, और इंडिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज इंडिया में मिलते हैं। मैं कहूँगा मथुरा में सबसे ज़्यादा भी मिलते होंगे, क्योंकि मथुरा में बहुत ज़्यादा है, मीठे का बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा है। प्रचलन है। सर, लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स जो होती हैं, मतलब घर पर हम कौन कौन सी लिवर डिटॉक्स ड्रिंक्स बना सकते हैं इजीली, जो हमें अवेलेबल हो सके? देखिए आमतौर पे सबसे, इसमें भी मैं पहला सवाल ये पूछूंगा, आपको लिवर डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत क्या है? यदि आप अच्छे से खान पीन करते हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको लिवर डिटॉक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी हो क्या गया है कि अभी पिछले कुछ दिनों में लिवर को लेके इतनी ज़्यादा जागरूकता फैली है,
आज की डेट में कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट आप खोलिए, आप फेसबुक खोलिए, इंस्टा खोलिए, तो हर जगह लिवर डिटॉक्स के ड्रिंक्स या टैबलेट्स या कुछ भी सिरप्स कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी जो एक्स्ट्रा चीज़ आप ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिवर को नुकसान ही पहुंचाएगी, डिटॉक्स नहीं करेगी। फैंसी नेम्स में नहीं जाना है हमें। अच्छा, बात आपकी घर की रही, आपने बोला कि घर में हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल, आप गुनगुने पानी में शहद डालिए, नींबू डालिए और पी लीजिए सुबह डेली। बहुत ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। सबसे सेफ, सबसे सिंपल, और कुछ नहीं करना है। पर परेशानी इससे दूसरी है। परेशानी ये है कि मैं आमतौर पे, जैसे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं या और भी जगह इस तरह के मैसेजेस आते हैं, मैं खाना पीना पूरा ऑयली लेता हूँ, मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, और फिर मैं सोचूं कि मैं लिवर डिटॉक्स कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो परेशानी उन्हीं लोगों को है जो इस तरह की हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और फिर हम लिवर डिटॉक्स की बात करते हैं, तो बड़ी परेशानी है। तो उनको लिवर डिटॉक्स की ज़रूरत नहीं, उनको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है। और यदि मैं सारी चीज़ें प्रॉपर परहेज से करता हूँ, प्रॉपर परहेज से खाता हूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे लिवर डिटॉक्स की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें दूसरा उदाहरण मैं आपको दूँ। एक ट्रेंड जो देखने में आया है, जो लोग भी अल्कोहल लेते हैं, तो या तो वो लिव 52 की टैबलेट से सिरप लेते हैं कंटिन्यूस, या फिर वो एक यूडिलिव करके टैबलेट आती है जो लिवर के लिए होती है, उसको लेते हैं। वो ये सोच के लेते हैं कि हम ये दवाई भी ले रहे हैं और हम अल्कोहल भी पी रहे हैं, तो हमारे लिवर पे फर्क नहीं पड़ेगा अल्कोहल की वजह से। पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता है ना। यदि मैं जहर भी ले रहा हूँ और मैं साथ में उसकी दवाई भी ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जहर का असर नहीं आएगा आपके शरीर पे, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। आप आग में जल रहे हैं और ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी आप जलेंगे नहीं, आप जलेंगे, बिल्कुल जलेंगे, पर पानी से कम जलेंगे, पर आप जलेंगे जरूर। तो ये जो ट्रेंड आमतौर पे देखने को मिलता है, काफी सारे लोग करते भी हैं, कि अल्कोहल के साथ में यूडिलिव या अल्कोहल के साथ में लिव 52 टैबलेट्स वगैरह लेके ये सोचते हैं कि हमारा लिवर खराब नहीं होगा, वो गलत है। वो अभी भी अपना रास्ता बदल सकते हैं, प्रॉपर उस चीज का इलाज कराएं। तो लिवर डिटॉक्स करके कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिवर अपने आप में इतना सफिशिएंट होता है कि वो अपने खुद को ही खुद से ही डिटॉक्स करता है। तो हम्म। कोई भी अलग से ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं होती यूजुअली। जैसा आपने कहा लिवर खुद से ही अपने आप को ठीक कर लेता है, तो किस हद तक करता है? हाँ, तो आमतौर पे क्या होता है, यदि मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे लिवर में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई फाइब्रोसिस सिरोसिस नहीं है या कोई अलग और बीमारी नहीं है, तो वो अपने आप को ठीक करता है। लिवर के अंदर रीजनरेशन पावर बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए किसी भी वजह से मेरे लिवर का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, या फिर मैं लिवर ट्रांसप्लांट में किसी को डोनेट करता हूँ, तो मेरा लिवर वापस रीग्रो करता है। और वो रीग्रो तभी करता है जब मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी वजह से, मान लीजिए कीमोथेरेपी की वजह से फैटी लिवर है, या किसी और वजह से फैटी लिवर है, या फिर मेरे लिवर में फाइब्रोसिस है या सिरोसिस है, तो मेरा लिवर रीग्रो नहीं करेगा। तो आमतौर पर लोगों को गलतफहमी ये होती है कि लिवर तो वापस जनरेट हो जाता है, वापस रीग्रोथ करता है, या खुद से बढ़ जाता है, तो हम शराब पी लें, खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिवर तो दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। वो रीजनरेट तभी होता है जब आपका लिवर पूरी तरह से नॉर्मल है। यदि आपका लिवर एबनॉर्मल है, ठीक नहीं है, तो वो रीग्रोथ नहीं करता। इसी वजह से जब कोई भी ऑर्गन हम डोनेट करते हैं वो तो पूरा शिफ्ट होता है, लेकिन लिवर का हम कुछ परसेंट डोनेट कर सकते हैं, ये इसी वजह से होता है जी। ऐसा। तो आमतौर पे लिवर ट्रांसप्लांट में होता क्या है कि लिवर ट्रांसप्लांट यूजुअली दो तरह से होते हैं। तो एक, कोई आपको लिवर चाहिए, बीमार लिवर को हटा के नया लिवर लगाना है किसी व्यक्ति में, सिरोसिस वाले व्यक्ति में, तो लिवर आपको चाहिए। तो लिवर कहाँ से मिलेगा? तो यदि किसी मृत आदमी से हम ले रहे हैं, जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स यूजुअली होते हैं, जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं जो डोनेट करते हैं अपने ऑर्गन्स, तो उनका तो हम पूरा लिवर ले सकते हैं। पर कोई जीवित व्यक्ति है जो लाइव लिविंग डोनर डोनर लिवर ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, कोई जीवित व्यक्ति उसका पूरा लिवर तो नहीं निकाल सकते, तो फिर वो कैसे जिएगा? तो उसके हम यूजुअली 40 to 60% हम लिवर निकालते हैं। आमतौर पे ये माना जाता है यदि मेरा लिवर पूरी तरह से नॉर्मल है, तो 20 से 30% लिवर का हिस्सा भी यदि मेरे पास बचता है, तो वो सफिशियंट है मेरे एक नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो यही सोच के करीब 50 to 60% लिवर लिया जाता है लिवर डोनेशन में। हमारे यहाँ लोग सर डोनेशन कोई भी ऑर्गन डोनेट करने को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। डरते हैं लोग कि पता नहीं क्या होगा, कितने रिस्क रहते हैं। तो क्या रिस्क रहता है डोनेट करने में? देखिए, क्योंकि एक लिवर डोनेशन की सर्जरी से ही मतलब नहीं है, कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी सर्जरी है, सारी सर्जरीज में या सारे इलाजों में रिस्क तो रहता है। और
आमतौर पे ये माना जाता है जो व्यक्ति लिवर डोनेट कर रहा है, अब तो लिवर डोनर के जो ऑपरेशंस हैं, पहले तो चीरा लगा के होते थे, अब तो रोबोटिक भी हो रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक भी हो रहे हैं। लिवर डोनर के जो रिस्क हैं बहुत कम है, पर जीरो नहीं है। ठीक है, मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि लिवर डोनेट करने वाले को रिस्क हो नहीं सकते, हो सकते हैं, पर उनकी संभावनाएं बहुत ना के बराबर होती हैं। और या फिर मैं कहूँगा उतनी ही संभावनाएं होती हैं जो कि एक नॉर्मल ऑपरेशन की होती हैं। हम एक नॉर्मल पित्त की थैली का ऑपरेशन की भी बात करें तो हम ये नहीं कहेंगे ये रिस्क से फ्री है ऑपरेशन। सारे ऑपरेशनों में जो संभावनाएं रिस्क होते हैं वही संभावनाएं या रिस्क लिवर डोनर वाले ऑपरेशन में होते हैं। लिवर रेसिपिएंट वाले ऑपरेशन, मतलब जिस व्यक्ति को लिवर लग रहा है, उसमें संभावनाएं या रिस्क ज्यादा होते हैं। कौन कौन डोनेट कर सकता है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया में एक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स करके एक एक्ट है 1994। तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया के रूल्स फॉलो करने हैं लीगली। तो इंडिया में लीगली यदि हम बात करें तो आपके फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं वो आपको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव में कौन आता है? माँ, पिताजी, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चा और बेटी। ये केवल लोग लीगली आपको ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी भी वजह से, या ये लोग हैं नहीं, या इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, किसी और वजह से ये लोग आपको ऑर्गन डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो और मान लीजिए मेरे चाचा का लड़का मुझे ऑर्गन डोनेट करना चाहता है, पर वो मेरा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव नहीं है, तो लीगली नहीं कर सकता। तो उसका प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए एक परमिशंस होती है, प्रॉपर कमिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, तो उनसे परमिशंस लेनी होती है। यदि वो परमिट करते हैं तो फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और दूसरा होता है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, जो हमने बताया, ब्रेन डेड जो पेशेंट्स होते हैं जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो उनके लिए लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग यूजुअली स्टेट वाइज होती है, और वो भी ब्लड ग्रुप, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ज़रूरी है, तो ब्लड ग्रुप वाइज लिस्टिंग होती है हर स्टेट में अलग अलग। तो आप यूजुअली इंडिया में एक या दो स्टेट में आप रजिस्टर करा सकते हैं ब्रेन डेड पेशेंट से लिवर आपको यदि लगना है तो उसका प्रोसीजर होता है। जहाँ पे भी जो सेंटर्स लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं आपको वहाँ मिलना होता है, वो आपका पूरा वर्कअप करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। यदि आप फिट पाए जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांट को लेके और आपके पास कोई प्रॉपर डोनर नहीं है, तो आपको कैडेवरिक लिस्टिंग में शामिल किया जाता है। इसमें एक और स्टेप होता है, जब भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे पास आए कि ये पैसा पकड़िए, ये लिवर पकड़िए, हमारा लिवर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। ये ऐसा नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता। जब भी लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो आपका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है लिवर ट्रांसप्लांट से पहले, कि आप कितना तैयार हैं उस चीज को लेके, जिस वजह से आपका लिवर डैमेज हुआ है, उन चीजों को, आदतों को छोड़ने के लिए आप कितना तैयार हैं। तो साइको एनालिसिस बहुत जरूरी है। यदि कोई भी पेशेंट या कोई भी मरीज एक्टिव स्टेटस है उसका, या अल्कोहल वो डेली ले रहा है, तो यूजुअली लोग लिवर ट्रांसप्लांट उसका नहीं एडवाइस करते। तो एक्टिव फॉर्म में है तो लिवर ट्रांसप्लांट उसका होगा ही नहीं। यदि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी कोई अपनी आदतें बदलता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई खेल नहीं है कि आपने, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट कहने सुनने में अच्छा लगता है, पर जिन लोगों ने देखा है, झेला है, वो जानते हैं कितना डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। मैंने 12-12 घंटे लगातार ऑपरेशन कराए हैं, तो मैं जानता हूँ कितना खून बहता है। हम लोगों ने पूरी जिंदगी में जितना खून नहीं देखा होगा, उतना खून एक ऑपरेशन में निकल जाता है लिवर ट्रांसप्लांट। और करने वाले ऑपरेशन जो पूरी टीम होती है वो बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके लिवर ट्रांसप्लांट सफल हो पाता है। केवल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन ही नहीं है, ऑपरेशन के बाद की बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपके लिए जगे हुए हैं, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ आपके लिए जगे हुए हैं, जो सो ही नहीं रहे हैं, रात रात फोन पे लगे हुए हैं कि आपकी क्या क्या बीपी, पल्स, प्लेटलेट्स, एफएफपीज, क्रायोप्रेसिपिटेट्स कितने लगने हैं, क्या चढ़ना है। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, तो उस लिवर को, उस मेहनत को जाया ना होने दें, आदतों को बदलें। तो लोगों से मैं यही सलाह दूंगा। और कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आदतों को बदलने के तैयार नहीं है, तो वो लिवर ट्रांसप्लांट ना कराए। सर, क्या हमारे देश में बहुत सारे लोग इसलिए सिर्फ मर जाते हैं कि उनको कोई डोनर नहीं मिल पाता? बिल्कुल। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा साइंस है जो कि स्टार्ट हुआ है, मैं कहूँगा 50-60 से लेके। लिवर ट्रांसप्लांट पहला हुआ था 67 में। तब से लेके अभी तक चीज़ें बदली हैं, और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बदली हैं, पर अभी भी बहुत सारे गैप्स हैं जो हमें फिल करने हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट को लेके एक तो क्या है, व्यक्ति जागरूक नहीं है। तो ये हर व्यक्ति ये सोचता है कि बहुत महंगा ऑपरेशन है, या इसमें तो लोग लिवर ट्रांसप्लांट करा के बचते नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने चमत्कार देखे हैं। हम लोगों ने इतने लोगों के ट्रांसप्लांट किए हैं कि लोग, ऐसे लोग आते हैं जो वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं जा पा रहे हैं,
बिल्कुल नॉर्मल है, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। पर वो हो तभी पाता है जब आपका लिवर ट्रांसप्लांट प्रॉपर वक्त पे हो। सही वक्त निकल जाने के बाद लिवर के संग सबसे बड़ी परेशानी ये है, यदि आपका लिवर सिरोटिक है और डिकम्पनसेट कर रहा है, डिकम्पनसेट होने का मतलब कि वो प्रॉपर साथ नहीं दे रहा और बार बार वो दुखी कर रहा है आपको, तो इस एक प्रॉपर विंडो मिल पाना बड़ा मुश्किल है कि जिस विंडो में ट्रांसप्लांट हो जाए। लोग वो विंडो मिस कर देते हैं। आमतौर पे मैं तो कहूँगा कि जो आपके फिजिशियंस हैं या फैमिली डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को भी काफ़ी बार प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि लिवर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। तो मैं दूसरी किसी भी उस डॉक्टर की सलाह पे विश्वास नहीं करना है जो लिवर ट्रांसप्लांट का एक्सपर्ट नहीं है। केवल जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं की बात मानिए और उन्हीं की बात मान के ही हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। कब कराना चाहिए और कितने जल्दी या कितना लेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कैपेबल हैं फाइनेंशियली, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, करा सकते थे, लिवर देने वाले की कमी नहीं है, फैमिली में से लिवर लोग देने के लिए तैयार थे, पर वो लिवर ट्रांसप्लांट करा नहीं पाए, मर गए। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने बताया ही नहीं कि हमें लिवर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। आमतौर पे लोग उनको टालते रहते हैं, अरे नहीं अभी आवश्यकता नहीं है, बाद में देखेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है, बाद में देखेंगे। पर ऐसा नहीं। तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति सलाह नहीं दे सकता। आप जैसे मैं गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हूँ, तो आप मेरे से कोई भी न्यूरो की सलाह लेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। आप किसी हार्ट अटैक के मरीज की सलाह मेरे से लेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी प्रॉपर नहीं है। तो वो अच्छी सलाह कौन दे पाएगा? जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। तो जिन लोगों को भी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, या लिवर उनका सही काम नहीं कर रहा है, या सिरोसिस में है, या बार बार डिकम्पनसेट कर रहे हैं, तो सलाह मेरी यही है कि प्रॉपर लोगों से मिलें, प्रॉपर एक्सपर्ट से मिलें कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स हैं, और मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स पे 85 to 95% तक के अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब केवल 5 से 10% लोग ही उसको सर्वाइव नहीं कर पाते, पर 85% लोग सर्वाइव कर जाते हैं। आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ, और मेरा जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट मथुरा आने से पहले था वो लिवर ट्रांसप्लांट में था। अब चूंकि मुझे रहना मथुरा में है, तो लिवर ट्रांसप्लांट तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें लाइसेंसिंग बहुत थोड़ी टफ है और मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है। पर हम यहाँ पे मथुरा में पेट से संबंधित सारी बीमारियाँ, जो स्पेशली कैंसर, पेट के कैंसर्स, पथरी से संबंधित रोग, जितने भी ऑपरेशन पेट के होते हैं वो सारे हम लोग करते हैं। एडवांस लेप्रोस्कोपी के ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जो जितने भी दूरबीन के ऑपरेशन हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं वो लोग हम करते हैं। जितनी भी एंडोस्कोपी से संबंधित इलाज हैं वो हम लोग करते हैं। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि जो भी इलाज दिल्ली में कैंसर का आपको 10 लाख रुपए में मिल रहा है, उससे कम 10 गुना कम रेट में हम लोग यहाँ पे मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, सेम क्वालिटी के साथ। आमतौर पे देखने को यहाँ पे क्या मिलता है, 3 तरह के लोग हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में हैं। एक लोग वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो बीमार हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा था कि लोगों के माथा काला है या गर्दन काली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पेट मोटा है, मोटापे से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ है, दवाई ले रहे हैं, माथा काला है, गर्दन काली है, उनको लिवर के बारे में पता ही नहीं है। अब उनकी भी गलती नहीं है कि उनको किसी ने बताया भी नहीं है, या उन्होंने किसी डॉक्टर से पूछा नहीं, या डॉक्टर से पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं। एक कैटेगरी वो है, तो उन लोगों से मैं कहूँगा प्रॉपर स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना इलाज कराएं। दूसरे लोग वो हैं जिनको पता है कि हमें बीमारी है, पर वो उसका इलाज नहीं करा रहे। मान लीजिए किसी को पता है कि लिवर खराब है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है लिवर सिरोसिस है, पर वो फिर भी एल्कोहल लेना नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार बार पेनक्रियास में सूजन हो रही है, पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है अल्कोहल की वजह से, पर वो फिर भी अल्कोहल नहीं छोड़ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटापे से ग्रसित हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं, पर फिर भी वो परहेज नहीं कर रहे। बहुत सारी ऐसी और भी उदाहरण हो सकते हैं, और भी बीमारियां हो सकती हैं। पर ये और बड़ी बीमारी है, आपको पता होते हुए भी आप उस चीज़ का इलाज नहीं कर पा रहे या परहेज नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको तो कोई बचा ही नहीं सकता। तीसरे वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस हैं, है ना, वो बीमारी को लेके इतने ज़्यादा जागृत हैं, मैं कहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा जागृत हैं, और वो परेशान हो गए हैं। उनको बीमारी कुछ नहीं है, उनकी कोई भी जांच वो कराते हैं, रेगुलरली जांच कराते रहते हैं, और जांचों में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे आता तो वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा। तो एक वो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा जरूर मेरे से मिलें, ताकि मैं आपकी जो भी क्वेरी है उसको ख़त्म करूँ और आप बीमार नहीं हैं। छोटी मोटी जांचें ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लोग, एक तो जिनको पता ही नहीं है वो जरूर डॉक्टर से मिले, जिन भी डॉक्टर से मिल रहे हैं, या नेट पे सर्च करें, आपको ये बीमारी तो नहीं है। और कैटेगरी 2 जो लोग जिनको पता है, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान इलाज रखने की की आवश्यकता जरूरत है, है। इलाज की ज़रूरत है और परहेज की ज़रूरत है। लिवर को हेल्दी कैसे रखें बिना दवाइयों के? नहीं, लिवर को हेल्दी रखना है, एक जनरल आपको अपनी लाइफ स्टाइल मैनेज करनी पड़ेगी। आप सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करने जाइए, हेल्दी नाश्ता लीजिए, पराठे खाना नाश्ता नहीं है।
कचौड़ी खाना नाश्ता नहीं है, तो आप अंकुरित चने मूंग सोयाबीन लीजिए, आप पोहा खाइए कम चिकनाई का, आप दूध लीजिए, खाना खाइए, पेट भर के नहीं खाना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना खाइए। ऑयली चीज़ें, मिठाई की चीज़ें, चिकनाई की चीज़ें कम से कम लें, नमक कम खाएं लिवर को हेल्दी रखने के लिए। फल खाइए, ताज़े फल खाइए, ताज़े जूस पीजिए, रात का खाना हल्का रखिए, और रात में जब भी घर जाएं वापस टहलिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। मतलब ये एक्सरसाइज करें, परहेज़ रखें, लिमिटेड खाना खाएं, अल्कोहल ना लें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, उसकी दवाई लें, हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है तो उसकी प्रॉपर दवाई लें। तो यदि बीमारी है तो बीमारी का इलाज करें, खाने पीने का कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं, लिवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। एक तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल ही हमारी हेल्थ का सीक्रेट है। बिल्कुल, केवल लिवर के लिए नहीं, बाकी सभी अंगों के लिए भी एक हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंसेस जितने हैं उन लोगों ने भी ये शुरुआत की है कि आप जितना पैदल चलते हैं उसके हिसाब से वो आपको डिस्काउंट्स देते हैं। तो जो पीडोमीटर करके एक ऐप होता है अपने मोबाइल में कि आप पूरे दिन कितना कदम पैदल चलते हैं या दौड़ते हैं, तो वो डेली वो फीडिंग लेते हैं और उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी, क्योंकि वो डिस्काउंट उन्हीं लोगों को देना चाहेंगी जो कम बीमार पड़ेंगे, और कम बीमार वही पड़ेंगे जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो हेल्दी रहना तो पूरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल शरीर के सारे अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, क्योंकि हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली जो जनरली हमें नहीं पता थी। और नॉर्मली हम लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इग्नोर भी करते हैं, और ये हम ही नहीं, ये हम सबकी समस्या है। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, मुझे पूरी आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देखेंगे वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं आपके इस वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और आप भी अगर इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए यूनिक समय पॉडकास्ट में। धन्यवाद। Welcome to Kanamakan Group of Schools, proudly serving Mathura with 8 branches over 20,000 students. We provide world-class education to nurture future leaders. Looking for the perfect school for your child? Enroll today. Admissions are now open at all branches. Kanhamakan Group of Schools, where excellence meets values.